good morning, my dear students, and once again, I welcome you back to the second part of the chapter Nationalism in Europe. पहले पार्ट में हमने क्या किया उसको एक क्विकली रिकैपिटुलेशन दे देते हैं. सबसे पहले हमने जो आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट के कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन जो है एक यू टर्न लेकर आते हैं पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री की रेफरेंस में. उसके बाद हमने समझा यूटोपियन विजन के जो फीचर्स हैं उसको हमने नरेट करने की कोशिश की. देन वी डिड द आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे हमने आइडिया लिया है कि नेशनलिज्म यूरोप तक किस तरीके से आगे लेकर जाया जाए, नेशन स्टेट और जो आपकी मॉडर्न स्टेट है उसके बीच का डिफरेंस को समझा है. और नेपोलियनिक कोड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या चेंजेस नेपोलियन ने विद इन फ्रांस एंड आउटसाइड फ्रांस इंट्रोड्यूस किए और लोगों का क्या रिएक्शन रहा उन चेंजेस की तरफ. राइट, अब हम इसमें कंटिन्यू करेंगे मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप. अब हम एक्चुअली यूरोप की रेफरेंस में नेशनलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि यहाँ का इथनिक कॉम्पोजिशन कैसा था, कितना डाइवर्सिफाइड था, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी. जो मैंने आपको रीजन का कॉन्सेप्ट बताया था ना, सबसे पहले उसको समझने की जरूरत है कि किस हिसाब की खिचड़ी यहाँ पर पकी हुई थी जिसकी वजह से कोई ना कोई रिवोल्ट तो अकर करना ही था. राइट, सो इफ वी लुक एट द मैप, एक बार मैप को देख लेते हैं. कहाँ है इसका मैप, जरा देख लेते हैं, जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि जस्ट लुक एट द कंडीशन ओवर हियर, हाउ closely these areas are with no clear cut boundaries. कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा देश कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और मतलब क्या सिस्टम है, कुछ नहीं पता चल रहा है. क्लियर, उसके कंपैरेटिवली अगर आप आज देखोगे, नो डाउट कंट्रीज का साइज बहुत छोटा छोटा है और बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन सबके पास अपनी एक क्लियर कट डिमार्केशन है. क्लियर, सो दिस वाज द मेन रीजन फॉर अकरेंस ऑफ दिस रिवोल्ट. क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो एक दूसरे से किसी कारण से जुड़े ही नहीं हुए हैं. इनकी लैंग्वेजेस डाइवर्सिफाइड है, इनका कल्चर डाइवर्सिफाइड है, इनका इथनिक कॉम्पोजिशन डाइवर्सिफाइड है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करते हैं और उसी छोटे रीजन में अलग अलग लोग अलग अलग कम्युनिटी के बसे हुए हैं. कोई कॉमन बाउंडिंग इनके बीच में है ही नहीं है. क्लियर, और सिर्फ एक ही बात ये जानते थे कि ये हमारा राजा, हम इनकी प्रजा. दे वर सब्जेक्ट्स ऑफ द किंग, नॉट द सिटीजन्स ऑफ द country. Right, so let us see that if you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states, only region existed and people were not the citizens, rather they were subjects of the king. They were only subject of the king. Empires were patchwork of the regions with no common culture and language to bind them together. अब देखो, आपकी अगर सेम लैंग्वेज वाले आप लोगों के साथ रह रहे हो तो आपकी एक बॉन्डिंग होती है. आप फॉरेन कंट्री में कहीं भी घूमने जाते हो, आपको कोई भी इंडियन मिलता है, आप उससे बात किए बिना नहीं रह सकते, बिकॉज यू हैव अ कॉमन थिंग टू बी प्राउड ऑफ एंड दैट इज दैट यू बिलोंग टू द सेम कंट्री. क्लियर, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ होना चाहिए जो आपको इकट्ठा बाउंड करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. अब जब मैं इसको रीड करूंगी, आप रीड करने में ही देखिएगा कितनी डाइवर्सिफिकेशन आती है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी में कितने डाइवर्सिफाइड थे ये लोग. द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया, हंगेरिया, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included the Alpine region, the Tyrol, the Austria and Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. It also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while other half spoke variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples, Bohemians and the Slovaks to the north, Slovenians in Carniola, Croats to the south, and Romans to the east in Transylvanian
Such differences did not easily promote sense of political unity. तो जब आपको पढ़ने में ही इतनी मतलब परेशानी हो रही है कि कहाँ कहाँ कौन कौन है, तो आप सोचो कि जब ये रियलिटी में इस तरीके से रहते होंगे तो कितना इनमें डिफरेंसेस क्रिएट होते होंगे. मतलब एवरी डे दे मस्ट बी हैविंग सम रीजन टू फाइट अमंगस्ट ईच अदर. कोई ना कोई कारण इनको मिल जाता होगा एक दूसरे के अगेंस्ट हॉस्टाइल होने के लिए. तो द ओनली टाई, जो एक सिर्फ कॉमन चीज इनको बांधती थी, वो थी डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन अलायंस टू द एम्परर. कि सब ये लोग सिर्फ एक राजा जो था वो इनको जोड़ता था कि ये चाहे कितने अलग हैं लेकिन ये मेरी प्रजा है. तो हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज. तो जब इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, इस तरीके से लोग बटे हुए हैं, तो ये एक नेशन का आइडिया कहाँ से आया. समझ आई बात. आपको समझना क्या है अगले टॉपिक में, कि जब इतने वेरिड थे, इतने डाइवर्सिफाइड थे, तो एकजुट होने का आइडिया आया कहाँ से. इज इट क्लियर. अब इसके लिए आपको थोड़ा सा जो पॉपुलेशन है उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन में कौन कौन एग्जिस्ट करता था. रीडिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. राइट. आप देखिए, जैसे आपकी फ्रेंड सोसाइटी है, उसमें आपके फर्स्ट स्टेट के लोग थे, सेकंड स्टेट के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे. तो इस स्ट्रक्चर को हम सिर्फ फ्रांस से ही ना रिलेट करके हम इसको यूरोप के दूसरे पार्ट में भी देख सकते हैं. थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहेगा कि फ्रांस के फार्मर्स कैसे थे, उनका नेचर क्या था, वो किस तरीके से काम करते थे, वो भी हम समझेंगे. और रशियन फार्मर्स कैसे थे, वहाँ पे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता था या कमर्शियल होता था, वो डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन कॉमनली पैटर्न जो है वो सेम था. जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनका वो था इनकी एरिस्टोक्रेसी, जो कि सेकेंड स्टेट के लोग एरिस्टोक्रेट्स के उसमें कैटेगरी में आते हैं. क्लियर. एरिस्टोक्रेसी चाहे रशिया की थी, चाहे फ्रांस की थी, या किसी और पार्ट की हो, जर्मनी की हो या कहीं और की हो, यूरोप में, चाहे इंडिया की भी हम बात करें, एरिस्टोक्रेसीज जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल क्लास ऑफ द सोसाइटी, द स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, द हाईएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी जो है वो एरिस्टोक्रेसी थी. क्योंकि आप देखो, क्लर्जीज तो थे, वो रिलीजियस वर्क से जुड़े हुए थे. राइट. जैसे आप देखोगे इंडिया में हमारा जो वर्ण सिस्टम है वो क्या कहता है, ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स को कंसिडर किया जाता था लिंक बिटवीन गॉड एंड पीपल, क्योंकि वो रिचुअल्स, पूजा पाठ जो करवाते थे, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है गॉड से लिंक एक क्रिएट करने के लिए बिलीवर थे. एंड दे वर कंसर्न विद देयर रिलीजियस वर्क. ऐसे ही जो क्लर्जीज थे वो भी अपने चर्च के काम से जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट एंड सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उनको दी जाती थी, और कहीं ना कहीं उनको भगवान से नीचे का जो दर्जा है वो उन्हें दिया जाता था. क्लियर. अब आपका जो सेकंड स्ट्रेटा है वो है आपका वॉरियर्स का, जिसमें आपके राजा महाराजा आते हैं. उनका क्या काम था, उनका काम था अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना और लड़ाई और वॉर्स वगैरह पे जाना. क्लियर. तो एरिस्टोक्रेसीज चाहे कहीं की भी थी, इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था, लिविंग स्टेटस था, वो भी सेम था, और इनका जो काम था वो भी सेम था, दैट इज फाइटिंग फॉर योर किंगडम, अपने एम्पायर के लिए लड़ना. राइट. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरिस्टोक्रेसीज जो है वो सुपीरियर थी. जाहिर सी बात है, राजा हैं, रॉयल फैमिली से जुड़े हुए, तो सुपीरियर तो होंगे ही. और उनको जो एक कॉमन टाई बाइंड करता था वो था, दे वर स्पीकिंग फ्रेंच लैंग्वेज एज अ सिंबल ऑफ सुपीरियोरिटी, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज को सुपीरियर्स की लैंग्वेज कंसिडर किया जाता था. और दूसरा जो उनका कॉमन टाई था वो था उनके बीच में होने वाली शादियां, कि एरिस्टोक्रेसी चाहे यहाँ की है चाहे वहाँ की है, अब एक राजघराने की शादी तो दूसरे राजघराने में ही होगी ना. तो कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता था कि इस देश के राजा की जो रानी है वो दूसरे देश की राजकुमारी रही होंगी, तो इस तरीके से उनके बीच में मैरिज टाइज जो हैं वो बनते थे. क्लियर. देन इनके अलावा जो आपको दूसरे ग्रुप्स मिलेंगे वो था आपका थर्ड स्टेट, जिसमें पिजेंट्री आती है, या फिर पुअर फार्मर्स आते हैं, और पुअर पीपल, या फिर पुअर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन केस ऑफ रशिया अगर हम बात करें. राइट. तो यहाँ पे अब हमें फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट का तो पता चल गया. इनके अलावा एक और ग्रुप डेवलप हुआ है जिसको हमने नाम दिया है न्यू मिडिल क्लास. अब न्यू मिडिल क्लास कौन थे?
न्यू मिडिल क्लास को समझने से पहले एक लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर बहुत जरूरी है, ये जो मैंने बट इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है कि एरिस्टोक्रेसी चाहे कितनी ही सुपीरियर थी, एरिस्टोक्रेसी चाहे कितनी ही डोमिनेटिंग थी, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उनकी पॉपुलेशन की परसेंटेज जो थी वो बहुत कम थी। जैसे आपने फ्रांस में ऑलरेडी देखा है ना, ओनली 10% कॉन्स्टिट्यूटेड द एरिस्टोक्रेसी, और 90% जो है वो पीजेंट्री को बिलोंग करते थे। तो जब सप्रेसर्स इतने से हैं और सप्रेस्ड इतने सारे हैं, तो इतने सारे लोग रिवोल्ट तो करेंगे ही ना। इज इट क्लियर? तो कमिंग बैक टू द न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास लोग कौन थे? ये पीजेंट्री का ही हिस्सा थे, लेकिन ये पुअर फार्मर्स से थोड़े से बेटर ऑफ थे। ये ट्रेड कर रहे थे, बिजनेसेस करते थे, इनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी था, और इन्होंने थोड़ी बहुत एजुकेशन भी हासिल कर ली थी। तो क्योंकि ये लर्नेड थे, एजुकेटेड थे और बिजनेसेस करते थे, तो इनका थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो डेवलप था। इन्होंने बुक्स लिखी, लिटरेचर प्रोड्यूस किया, राइट। और जैसे आपका टू ट्रीटीज वाली बुक है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा है, इन्होंने अपना लिटरेचर प्रोड्यूस किया और लोगों को जागरूकता पैदा की अपने लिटरेचर के थ्रू कि अपने राइट्स के बारे में जानो। आप ह्यूमन बीइंग्स हो, ह्यूमन बीइंग्स होने की वजह से हमारे कुछ बेसिक अधिकार है, अपने अधिकारों को मांगना शुरू करो। तो मिडिल क्लास जो है, न्यू मिडिल क्लास है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है रेवोल्यूशंस को लाने में, रेवोल्यूशंस को सक्सेसफुल करने में, या इन मोबिलाइजिंग द मासेस, मासेस को झंझोड़ने में। मासेस मतलब लोगों को हिलाने में, लोगों को झंझोड़ने में कि जागो और अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करो। जैकोबियन क्लब में क्या होता था? जैकोबियन क्लब में डिस्कशंस होते थे कि किस तरीके से जो है मतलब पैम्पलेट्स को रीड किया जाता था, किस तरीके से राजा जो कर रहा है वो गलत है और हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे थे वो बुक्स पढ़ते थे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनको जोर जोर से बुक्स जो है पढ़ के सुनाई जाती थी। तो न्यू मिडिल क्लास है जो रिस्पॉन्सिबल है ये नेशनलिज्म की भावना को लाने में और उसको फैलाने में। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो socially and politically, landed aristocracy was dominant class on the continent. Members of this class were united by common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also townhouses. They spoke French for the purpose of diplomacy and high society. Their families were often connected by the ties of marriages, but this powerful aristocracy was, however, numerically a small group. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे डिफरेंसेस ईस्ट और वेस्टर्न फ्रंट के बारे में, मतलब कि रशिया के जो फार्मर्स थे या वहां काम किस तरीके से किया जाता था इन कंपैरिजन टू फ्रांस एंड जर्मनी। वेस्ट मींस फ्रांस एंड जर्मनी, और ईस्ट मींस आपका जो ईस्टर्न साइड है रशिया वाला पार्ट, और सेंट्रल यूरोप की बात की जा रही है, यूके वाली जो साइड है। तो आप देखिएगा, टू वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वॉज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। यहाँ पर छोटे किसान थे और खेती जो है वो टेनेंट्स से करवाई जाती थी। इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ। यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स का साइज होता था और कमर्शियल पर्पस पे यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती थी। स्पेशली सर्फ्स को रखा जाता था, अपॉइंट किया जाता था इनके काम मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आगे खेतों में ओनर्स खुद काम नहीं करते थे, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स पे दे देते थे, वो आगे लेबर से काम करवाया करते थे। In the western part of the Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of the towns and emergence of the commercial classes whose existence was based on the production of the market. कि यहाँ पे commercially जो ग्रो किया जा रहा है वो मार्केट में सेल करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर पहले शुरू हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी आने लगा था। तो जो कुछ भी ग्रो किया जा रहा था एग्रीकल्चरली, वो मार्केट में बेचने के लिए ग्रो किया जा रहा था और उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उस पर सस्टेन किया जाता था। जबकि यहाँ आप देखेंगे कि in France and parts of German states,
द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अकर्ड ओनली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, और यहाँ पर आ गया था आपका लेटर 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में, दैट मीन्स कहीं ना कहीं 1750 1769, और इस मतलब जब हम मूव करते हैं किसी सेंचुरी की तरफ तो उसको हम नाम लेते हैं 18th. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी, दैट डजंट मीन दैट 18 शुरू हो चुका है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स 18th सेंचुरी, तो हम 17th की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे उसको 18th सेंचुरी, जिस सेंचुरी की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं हम उस सेंचुरी का नाम लेते हैं. तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी आ गई थी, यहाँ पर कम लेट आई. आपको पता ही है कि इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस सबसे पहले शुरू हुआ था. तो अब दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ अ न्यू सोशल ऑर्डर ऑफ वर्कर्स, बिजनेसमैन एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास emerged as new middle class who brought in the idea of nationalism and abolished aristocratic privileges. तो ये न्यू मिडिल क्लास थे जिन्होंने ये नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके दिमाग में डाला और लोगों को एकजुट करने के लिए काम किया. इज इट क्लियर? आई होप यहां तक समझ में आ गया है आपको. नेक्स्ट आप देखेंगे कि डिफरेंट मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म. अब जैसे हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ा ना कि डेवलपमेंट का मीनिंग सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप किस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हो वो डिटर्मिन करेगा कि आपके डेवलपमेंट का टारगेट क्या रहेगा. उसी तरीके से आप ये देखिए कि लिबरलिज्म दैट मीन्स लिबर्टी, अपनी फ्रीडम. फ्रीडम का मतलब हर लेवल पे अलग अलग था. कुछ लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए थी, कुछ लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए थी. अब अगर पीजेंट्री की हम बात करें, जो 90% पॉपुलेशन है वो पॉलिटिकली भी डोमिनेट किए जाते थे, इकोनॉमिकली भी डोमिनेट किए जाते थे, और सोशल स्टेटस भी उनका कुछ नहीं था सोसाइटी में. क्लियर? तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिबरलिज्म का क्या मतलब रहा होगा. और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, उनके लिए क्या मतलब है. तो लिबरलिज्म के डिफरेंट मीनिंग्स को हम समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले है व्हाट डिड लिबर नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री. लैटिन वर्ड से निकला है ये, जिसका मतलब है फ्री. 1 मार्क क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है. फॉर न्यू मिडिल क्लास, जो न्यू मिडिल क्लास थी उनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था. स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ. क्योंकि यही लोग थे ना जो सबको मोटिवेट कर रहे थे, तो इनके हिसाब से लिबरलिज्म का मतलब था कि सब इंडिविजुअल्स जो हैं वो बराबर कंसिडर किए जाने चाहिए और लॉ की नजरों में जो है सब एक जैसे होने चाहिए. उसके बाद आप देखेंगे कि पॉलिटिकली व्हाट डिड लिबरलिज्म मेंट. पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब था गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि आपकी जो गवर्नमेंट बनाई जा रही है ना वो लोगों की रजामंदी से बनाई जानी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से. जिन लोगों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने हैं एटलीस्ट उनको पता तो होना चाहिए कि किसकी सरकार बनाई जा रही है और क्यों बनाई जा रही है, कौन कैंडिडेट है जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि आपने सरकार बना दी अपने आप और फिर लोगों को बता दिया कि ये आपकी गवर्नमेंट है. तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट, दैट इज व्हाट political liberty meant. Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberal also stressed the inviolability of प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार जो है वो सबके पास होना चाहिए. अगर कोई इंसान लीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करता है तो उसके प्रॉपर्टी रखने में कोई हर्ज नहीं है, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है. तो पॉलिटिकली कंसेंट बाय गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड देन इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट. इसमें कॉन्ट्रडिक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो कहा जा रहा है उससे थोड़ा सा अलग है. अभी वी विल हैव टू गो बैक टू यूटोपियन विजन. यूटोपियन विजन में आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा था ना, एक हाथ में उनके टॉर्च है जो कहता है एनलाइटमेंट की तरफ मूव करना, और दूसरे हाथ में उनके चार्टर राइट्स ऑफ मैन. उसको चार्टर राइट ऑफ मैन ही क्यों कहा गया है, राइट? क्यों? क्योंकि वो अधिकार जो थे वो आधे अधूरे अधिकार सिर्फ मेन के लिए ही बनाए गए थे, और मेन भी कंप्लीट
पॉपुलेशन नहीं थी, उसमें प्रॉपर्टीड और नॉन प्रॉपर्टीड लोगों को भी अलग कर रखा था। वो अधिकार जो थे सिर्फ उन लोगों को दिए गए थे जिनके पास प्रॉपर्टीज है। वोटिंग राइट, वोट सिर्फ वो करेंगे जिनके पास कोई प्रॉपर्टी है। बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया था नॉन प्रॉपर्टी के लिए भी, लेकिन विमेन वर नेवर पार्ट ऑफ इट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया गया था, राइट। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर जो है शो की जा रही है कि चाहे पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम तो फ्रांस में भी पूरी तरीके से नहीं आई थी। और नेपोलियन ने, रॉबस्पियर ने बीच में थोड़े टाइम के लिए इसको चेंज किया था। नेपोलियन ने तो वापस औरतों को सब्जेक्ट टू माइनर, मतलब माइनर्स बना दिया था। माइनर्स कौन होते हैं? 18 ईयर्स से छोटे आप बच्चे हो ना, आप अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में रहते हो, अपने गार्डियंस की गाइडेंस में रहते हो, तो विमेन वर ऑल्सो माइनर्स, आइदर फादर और हस्बैंड की देखभाल में जो है रहेंगे, जो वो कहेंगे वही करेंगे। क्लियर? तो इसलिए इसको जो है यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी सी मानी जाती है। ये क्लियर हो गया आपको? पहले हमने पॉलिटिकली समझा, फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन को समझा। कॉन्ट्रडिक्शन बीच में थोड़ा सा टॉपिक से हमें हिला देती है। अब हम वापस आ रहे हैं कि इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का क्या मतलब था। अभी आप देखिए, in the economic sphere, liberalism stood for freedom of market and abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital. During the 19th century, this was a strong demand for emerging middle classes. अब देखिए, ट्रेडिंग जो है लोग नहीं कर पा रहे थे, एक रीजन से दूसरे रीजन में वो ट्रेड नहीं कर पाते थे, अपने ही एरिया तक उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज सीमित थी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म स्टेट मेजर्स, स्टैंडर्ड ऑफ मेजर्स नहीं थे। आप अगर 5 रुपए का कुछ लेने के लिए निकले हो, अगर सपोज करो आप 5 रुपए में चीनी, आज के रेफरेंस में मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 5 रुपए में चीनी लेने के लिए निकले हो, तो कहीं पे 5 रुपए में इतनी सी चीनी आ रही है, कहीं पे इतनी सारी आ रही है, क्योंकि उनकी मेजरिंग स्केल्स जो है वो अलग अलग थे। दूसरा, कस्टम यूनियन, कि अगर मैं इतना सामान लेकर ट्रेड करने के लिए निकला तो वापसी में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं पैसे। क्यों? क्योंकि मुझे अलग अलग लेवल्स पे कस्टम ड्यूटी ही इतनी सारी पे करनी पड़ गई, तो मेरे पास कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं, तो कौन जाएगा फिर ट्रेडिंग करने के लिए? क्लियर? तो ये जो प्रॉब्लम थी, और करेंसी, नंबर ऑफ करेंसीज वर एग्जिस्टिंग, तो ये प्रॉब्लम्स जो थी, इनसे फ्रीडम चाहते थे ट्रेडर्स। इकोनॉमिकली उनके लिए लिबरलिज्म का ये मतलब था कि हमें ये जो प्रैक्टिसेस है हमारी मार्केट की जो ठीक नहीं है, इनसे फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो इसका हम एग्जांपल जोल्वेरियन के थ्रू करेंगे कि अभी आप ये देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या थे? ये देखिए, प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्रेडर्स को क्या प्रॉब्लम होती थी? had created out countless small principalities, a confederation of 39 states। नेपोलियन ने जो है फ्रांस में, सॉरी जर्मनी, यस इट इज रिलेटेड टू दिस फ्रांस, ओके, 39 छोटी छोटी स्टेट्स जो है बना रखी थी। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स। सबकी 39 स्टेट्स, एक रीजन के अंदर 39 छोटे छोटे टुकड़े में उसको बांट दिया गया है, और सबकी अपनी करेंसी अलग है, सबके अपने मेजरिंग वेट्स अलग है। क्लियर? आप एक रीजन में जा रहे हो, वहां कोई और करेंसी है, थोड़ी सी दूर दूसरे रीजन में जा रहे हो, वहां कोई और ही करेंसी है। क्लियर? देन a merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 customs and barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them। आप सोचो कि हैम्बर्ग से नंबर्ग जाने के लिए 11 अलग अलग कस्टम से पास करना, और हर एक पे 5% की कस्टम ड्यूटी देना, तो वापस उसके पास आता होगा तो खाली हाथ ही आता होगा ना वो, तो ऐसे में ट्रेड कोई करेगा ही क्यों? Clear? Then duties were often levied according to the weights or the measurement of the goods, as each region has its own system of weights and measures। This involved time consuming calculation, right? अब हर जगह के अलग अलग weights and measures थे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, तो उसमें टाइम भी लगता था। The measures of cloth for example was ale में कपड़े को जो है नापा जाता था।
which in each region stood for different length. An ale of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Minas 55.1 centimeter, in Namburg 65.6 centimeters, and in Freiburg 53.5 सेंटीमीटर. मतलब ये आप अगर आज इंडिया के हम मार्केट में निकले, 1 मीटर कपड़ा कहीं से खरीद लो, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, कैलकाटा जाओ, कहीं से खरीदो तो 1 मीटर कपड़ा 1 मीटर ही होगा ना. ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली से लिया तो 1 मीटर उसमें 80 सेंटीमीटर और आ जाएगा. कैलकाटा जा रहे हो तो आपको वो 90 सेंटीमीटर पड़ रहा है, और आप अगर बेंगलोर से लेकर आ रहे हो तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर पड़ रहा है. ऐसा तो नहीं होता. तो दिस वाज द सिनेरियो इन केस ऑफ दिस रीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यहाँ पर एक एल कपड़ा लेने निकले हैं, तो आप देखिए कितने अलग अलग यूनिट्स है उसमें. फ्रैंकफर्ट में 54.7, मिनास में 55.1, नमबर्ग में 65.6. तो सारे कहाँ जाएंगे, नमबर्ग ही जाएंगे ना. तो जाहिर सी बात है कि ये प्रॉब्लम्स जो थी ट्रेडर्स को हो रही थी, और इकोनॉमिक लिबर्टी या लिबरलिज्म का मतलब था कि इन मैल प्रैक्टिसेस से हमें आज़ादी मिले तो इसको हम अपनी लिबर्टी मानेंगे. Such conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of a unified economic territory allowing unhindered movement of the goods and people and capital. तो लोग जो है इस बात से बहुत परेशान थे, और वो चाहते थे कि कुछ यूनिफॉर्म सिस्टम्स जो हैं एस्टैब्लिश किए जाए, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं ट्रेडिंग के रिगार्डिंग वो खत्म हो सके. क्लियर. तब जाके आपकी फॉर्मेशन हुई है ज़ोल्वेरियन की. ज़ोल्वेरियन एक कस्टम यूनियन बनाया गया था 1834 में ऑन द इनिशिएशन ऑफ पुरशिया. पुरशिया ने इसको इनिशिएट किया था, और ज़ोल्वेरियन जो है एक कस्टम यूनियन 1834. 3 नंबर के क्वेश्चन तो यहीं से आगे. क्या था नाम ज़ोल्वेरियन, कब बना, कस्टम यूनियन था, किसने इनिशिएट किया था, पुरशिया. 4 1 मार्क के क्वेश्चन आपके इन 2 लाइंस में ही निकलते हैं. एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2. 30 करेंसी से घटाकर सिर्फ 2 करेंसीज को ही इन्होंने कंसिडर किया. The creation of network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest of the national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. तो ज़ोल्वेरियन जो है इन सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है कस्टम यूनियन की फॉर्म में आया. ज़ोल्वेरियन बहुत सारी कंट्रीज मतलब रीजन्स जो हैं उन्होंने इस यूनियन को ज्वाइन किया, और अपनी इकोनॉमिक हार्डशिप जो है उनकी इस तरीके से ख़त्म हुई. तो पॉलिटिकली कुछ और मतलब है लिबरलिज्म का, इकोनॉमिकली कुछ और मतलब है, लेकिन बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन भी इसमें आ रही है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको, एक्सप्लेन डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ लिबरलिज्म फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. इज इट क्लियर. 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म होता है. यहाँ तक आपको समझ आ गया. नेपोलियन के हमने सिविल कोड को पढ़ा, उसके बाद हमने खिचड़ी को समझा कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, और फिर हमने समझा कि जब इतनी डाइवर्सिटी है तो फिर एकजुट होने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. तो वो कॉन्सेप्ट दिया है इनको न्यू मिडिल क्लास ने. और उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट मीनिंग कंसीव करते हैं लोग, डिफरेंट मीनिंग परसेप्शन है लोगों की लिबरलिज्म को लेकर. क्या मतलब है, बहुत कॉमन सी बात है ना, कि एक औरत, आप देखिए घर में अगर एक औरत के पास उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, डिग्निटी नहीं है उसके घर में, और उसको बाहर काम करने के लिए अलाउड नहीं है, या उस घर की बेटी को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, तो उस घर के जो मेल मेंबर्स है उनके लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और होगा, लेकिन जो ये औरत और बच्ची है उनके लिए फ्रीडम सिर्फ यही है कि हमें रिस्पेक्ट दी जाए, और हमें भी इक्वल राइट्स जो हैं वो घर में बाकी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से होने चाहिए. तो पॉलिटिकली कुछ और लिबरलिज्म का मतलब है, इकोनॉमिकली कुछ और लिबरलिज्म का मतलब है. दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है.
नेक्स्ट अब हम आते हैं कि न्यू कंजर्वेटिव रिजीम आफ्टर 1815। अब इसको न्यू क्यों कहा जा रहा है, व्हाट इज न्यू इन इट, क्लियर, you must be wondering that. So let us see that what is new in this conservative regime. कंजर्वेटिव्स का आपको पता है ना, तीन डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, एक रेडिकल्स की है, एक लिबरल्स की है, एक कंजर्वेटिव्स की है। रेडिकल्स चाहते हैं क्विक चेंजेस, के रातों रात जो है सोसाइटी को बदल दो, उनकी सोच ये है, वो इस आइडियोलॉजी पे काम करते, जैसे भगत सिंह थे कि अगर ब्रिटिशर्स को नहीं सुनाई दे रहा तो असेंबली में ही बॉम्ब फोड़ दो, उनको खुद सुन जाएगा, क्लियर। देन उसके बाद आपके जो लिबरल्स हैं, जो सोसाइटी चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि रातों रात कुछ नहीं होता, धीरे धीरे हमें चेंजेस लेकर आने हैं। जैसे आपके महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू है, लिबरलिज्म बड़े स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़ते चले गए, क्लियर। और एक है कंजर्वेटिव्स, जो चाहते ही नहीं है चेंज आए, उनके हिसाब में ये है कि जो होना है वो टाइम के साथ अपने आप हो जाएगा, हमें कुछ नहीं बदलना, सोसाइटी ने बदलना होगा तो टाइम के साथ अपने आप बदल जाएगी। तो कंजर्वेटिव रिजीम कौन थे, मोनार्की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी को बदले, अगर सोसाइटी बदल जाएगी तो पावर उनके हाथ से किसी और के पास चले जाएंगे ना, तो वो चाहते ही नहीं थे कि सोसाइटी बदले। लेकिन यहाँ पर उन्हें कहा गया है न्यू कंजर्वेटिज्म। तो देखते हैं न्यू क्या है इसमें आफ्टर 1815, राइट। आफ्टर 1815 में ऐसा क्या हुआ कि कंजर्वेटिव को न्यू कहा गया, ऑलराइट, लेट अस सी। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। 1 मार्क क्वेश्चन, यहाँ पे नेपोलियन की डिफीट कब हुई और कहाँ हुई, आपको पता है ना, वाटरलू की बैटल में जो है नेपोलियन हार गया था। देन यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अभी नेपोलियन जो है हार चुका था, तीन अलग अलग पावर्स ने वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया, क्योंकि नेपोलियन का जो जो ट्रू पिक्चर थी वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई थी कि वो पूरे यूरोप को फ्रीडम नहीं देना चाहते, रादर अपने एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसलिए फ्रेंच आर्मीज के साथ यूरोप के दूसरे पार्ट्स में जा रहे हैं। तो तीन अलग अलग पावर्स ने 1815 में यूरोप नेपोलियन को वाटरलू की बैटल में हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, यूरोप की जो गवर्नमेंट थी, जो कंजर्वेटिव्स थे, वो और स्ट्रांग हो गए अपने होल्ड पे कि हम ऐसे ही किसी को कंजर्वेटिव रिजीम को चेंज करने नहीं देंगे। Conservatives believed that established tradition, institution, and state and society like the monarchy, church, social hierarchies, property, and the family should be preserved. Most conservatives, however, did not propose a return to society of pre-revolutionary days. Is it clear? अब यहीं से न्यू कंजर्वेटिव रिजीम का आंसर हमें मिल गया कि व्हाट वाज न्यू इन इट, कि उनके हिसाब से आपकी जो सोसाइटी है उसका हायरार्कियल स्ट्रक्चर, जो फैमिलीज का सिस्टम है, जो कुछ भी पहले चल रहा था, उन सबको हमें एज इट इज रखना है, कोई छेड़ाखानी नहीं करनी। लेकिन अब इनके दिमाग में ये बात भी थी कि हम अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं ना, तो मोनार्कियल प्रैक्टिसेस पे वापस नहीं जाना चाहिए। मतलब हमें जो रिफॉर्म्स नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, या और भी अगर रिफॉर्म्स थे किसी और रेफरेंस में, तो वो अगर अच्छे रिजल्ट्स दे रहे थे, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए। स्ट्रिक्ट मोनार्कीज, जो डिस्पोटिक मोनार्कीज है, हमें उस पर वापस नहीं जाना चाहिए। तो ये उनकी सोच में जो है एक थोड़ा सा चेंज आया था, जिस वजह से इन्हें न्यू कंजर्वेटिज्म, न्यू कंजर्वेटिव रिजीम कहा जा रहा था। आई होप क्लियर हो गया यहाँ पे। देन they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen the traditional institution like monarchy. It could make state power more effective and strong. A modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy, and abolition of feudalism and sufferdom could strengthen the autocratic monarchies of the Europe. कि भाई जो अच्छी बातें हैं या जो डिस्पोटिक प्रैक्टिसेस मोनार्क पहले करते थे, वापस अगर हम उन पे ना जाएं तो कहीं ना कहीं मोनार्क की स्ट्रेंथ जो है वो पावरफुल हो सकती है, अगर हम अच्छे रिफॉर्म्स को चलाकर रखें। इसलिए इसे न्यू कंजर्वेटिव रिजीम
कहा जाता है कि ये वाली कंजर्वेटिव जो सोच थी वो बिल्कुल पहले वाले मोनार्क्स की तरह नहीं थी कि डिस्पोटिज्म हो जाए, डिस्पोटिक हो जाए अपने प्रैक्टिसेस में और किसी का ना मानो ना सुनो और ना कोई उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन और उनको पावर का हिस्सा भी नहीं बनाना। तो जो रिफॉर्म्स नेपोलियन के थे वो अनडाउटेडली अच्छे थे एंड द न्यू कंजर्वेटिव रिजीम वाज आल्सो कन्विंस्ड कि उसको हम अडॉप्ट करके ही आगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी खुद की मोनार्की भी स्ट्रांग हो पाएगी। इज इट क्लियर कि न्यू कंजर्वेटिव रिजीम को न्यू क्यों कहा जाता है 1815 के बाद? देन आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, डिफीट ऑफ नेपोलियन के बाद क्या हुआ जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी जो है फिर से बदलनी शुरू हो गई? क्योंकि नेपोलियन जब आ रहा था तो एक नेशनलिज्म की भावना जो है वो हर जगह फैलती जा रही थी और चेंजेस आप सोसाइटी में देख पा रहे थे। लेकिन नेपोलियन के हारने के बाद क्या हुआ कि वापस कंजर्वेटिव सिस्टम जो है वो फिर से स्ट्रांग होने लग गए। तो यहाँ आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका ट्रीटी ऑफ वियना। व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वियना और what were the provisions of treaty of vienna? highlight the provisions of treaty of vienna। किसी भी तरीके से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट अस सी कि ट्रीटी ऑफ वियना क्या कहती है। राइट, in 1815 representatives of European power, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon at Waterloo, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. Provisions of the treaty were as follow. Right? तो क्या हुआ है यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें से पहले तो 1 मार्क के क्वेश्चन देखो कितने सारे निकलते हैं। 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर कब मिले थे ये लोग? 1815 में। कौन कौन थे यूरोपियन पावर में? ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन को डिफीट किया। कहां पे? वाटरलू बैटल एट, दे ऑल मेट एट वियना। और यहाँ पे एक सेटलमेंट जो है वो की जा रही थी और यहाँ पे जो कांग्रेस थी दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। कांग्रेस को होस्ट करने वाले का नाम था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मीन्स राजा, द एम्पायर, द एम्परर, द मोनार्क। राइट, तो ओके, तो प्रोविजंस क्या थे? आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब ट्रीटी के प्रोविजंस को देखेंगे एक एक करके। ये ट्रीटी क्या कहती है? ये ट्रीटी कहती है अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन द यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स। कि जब नेपोलियन यूरोप में आ रहा था या आया था, जो जो भी उसने चेंजेस किए थे उनको सबको वापस कर दिया जाए। अनडू, हम जब लैपटॉप पीसी पे काम करते हैं तो वर्ड फाइल पे या किसी भी फाइल में काम कर रहे हो, ऊपर एक ऑप्शन होती है ना कि जो जो आपने चेंजेस किया उसको अनडू कर दो, मीन्स वो वापस हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी चेंजेस जो जो नेपोलियन लेकर आया था उनको सबको अनडू कर दिया जाए। देन Bourbon dynasty, which had been disposed during the French Revolution, was restored to the power. जिस बर्बन डायनेस्टी को निकाल दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, उस बर्बन डायनेस्टी के ही एक लीडर को, मतलब एक जो उनके क्लैन को आगे चला रहा था, उसको जो है दोबारा से बर्बन डायनेस्टी का मोनार्क एस्टैब्लिश कर दिया गया। दैट मीन्स कि जो जो अब तक चेंजेस आए थे उनको सबको रिवर्ट कर दिया गया। क्लियर? फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के अंडर जितनी भी टेरिटरीज फ्रांस ने जीती थी वो सारी की सारी जो है वापस करनी पड़ी, वो सारी लूज कर गया फ्रांस दोबारा से। सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और आगे आप देखिएगा कि नॉर्थ में नीदरलैंड, साउथ में जिनोआ, वेस्ट में, ईस्ट में रशिया एंड पोलैंड और वेस्ट में प्रशिया एंड सैक्सोनी। ये जो है फ्रांस के चारों तरफ एक बाउंड्रीज जो है इन रीजन्स को बाउंड्री के तौर पे जो है वहां पे एस्टैब्लिश कर दिया गया ताकि फ्रांस फ्यूचर में दोबारा कभी इस तरीके से अपने आप को एक्सटेंड ना कर सके। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट है आपका दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम was set up in the north and Genova was added to the Piedmont. Piedmont means the foothills.
in the south. Prussia was given important new territories on its western frontiers, and while Austria was given control of the northern Italy, right? Northern Italy. But the German Confederation of 39 states that had been set up by the Napoleon was left untouched. जो 39 स्टेट्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा था ना, कि इतनी सारी करेंसीज थी वहां पे, इतने सारे कस्टम यूनियंस थे, तो उन कॉन्फेडरेशन को जो है एज इट इज ही छोड़ा गया. Russia was given part of Poland while Prussia was given portion of Saxony. The main intention, ये देखिए, the main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and to create a new conservative order in Europe. और इसके पीछे जो इनका मेन जो मकसद बताया गया वो ये था कि जिन मोनार्कीज से उनके राज्य छीने गए हैं उन्हें वापस वहां पे स्थापित किया जाए, और कंजर्वेटिव रिजीम का जो एक नाम है और सिस्टम है उसको यूरोप में फिर से एस्टैब्लिश कर दिया जाए, कि ये नेशनलिज्म की राह पे जो चल चुके हैं उसको वापस कंजर्वेटिव सिस्टम पर लेकर आया जाए. तो ये है आपकी ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि आपका 5 मार्क्स में बहुत क्लियर कट क्वेश्चन आता है. व्हाट वर द चेंजेस ब्रॉट अंडर ट्रीटी ऑफ वियना, व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना. आई होप क्लियर हो गया है. Undoing changes, Bourbon dynasty restored, France losing all its territories, and different positions जो है different regions को दे दी गई so that it may not extend further. फ्रांस को डीमिलिटराइज किया गया. इज इट क्लियर? सिर्फ एक जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थी उनको नहीं छेड़ा गया 39 स्टेट्स को, बाकी सारे जो चेंजेस थे उनको अंडू कर दिया गया. इज इट क्लियर? ट्रीटी ऑफ वियना. आई होप यहां तक समझ में आ गया है. नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट था वो क्या रहा. कंजर्वेटिव रिजीम के ऊपर ही, मतलब किस तरीके से वो चेंज हुआ, उनका एटीट्यूड किस तरीके से लोगों की तरफ चेंज हुआ. 3 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन. कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक. क्योंकि ये तो पहले से ही बात है ना कि किस लिए इस कंजर्वेटिव रिजीम को ओवरथ्रो किया जा रहा है. ओवरथ्रो उसी को किया जाएगा जो अपने सिस्टम्स में डिक्टेटरशिप दिखा रहा है. तो ये ऑटोक्रेटिक थे, ये किसी की नहीं सुनते थे. दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट. अपने बारे में कुछ भी गलत ये नहीं सुनना चाहते थे. sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. कोई अगर इनके लीगल होने पर क्वेश्चन उठाता था तो उनको ये सप्रेस कर देते थे, ऐसी आवाजों को ये बहुत पहले ही दबा देते थे. Most of them imposed censorship laws to control what was said in the newspaper, books, plays and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom association with the French Revolution. censorship लगा दी कि हमारे अगेंस्ट हम कुछ भी टॉलरेट नहीं करेंगे. बुक्स में, न्यूज़पेपर में, पैम्पलेट्स में या कोई भी और लिटरेचर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें वो छपेगा जो हमारे फेवर में होगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं छाप सकते. The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire the liberals. One of the major issue taken up by the liberal nationalists was criticized the new conservative order was freedom of press. लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की इंस्पिरेशन थी वो कहीं ना कहीं इन सब पे भारी पड़ रही थी, और लोग अभी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर थे. नेशनलिज्म के मार्ग पे ही वो आगे चलना चाहते थे, और कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को रोका जा रहा था उसको बहुत लार्जली लोगों ने क्रिटिसाइज किया. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है. इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया. देन इफेक्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कंजर्वेटिव्स ऑन द रेवोल्यूशनरी. ये एक थोड़ा सा इसका ब्रेक लेते हैं, एक रिकैपिटुलेशन करते हैं हमने क्या किया है. कि नेपोलियन का जब ट्रू फेस रिवील हुआ तो 2-3-4 पावर्स इकट्ठे होके उसे वाटरलू में हरा दिया गया, और फिर वही पावर्स ने एक सेटलमेंट तैयार की गई जिसमें कि ये इंश्योर किया गया कि जो इसमें चेंजेस हम लाएंगे तो कहीं ना कहीं वापस जो सिस्टम कंजर्वेटिव रिजीम से हटकर नेशनलिज्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी सेटअप करने की तरफ चल रहा है, अपनी लिबरेशन की तरफ जो लोग जा रहे हैं वो वापस जो है कंजर्वेटिव रिजीम को एक्सेप्ट करे. ऐसी इन्होंने सिचुएशन जो है क्रिएट की. क्लियर?
अभी इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव्स ऑन रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरीज कौन है? अब कंजर्वेटिव्स हैं जो चेंजेस नहीं चाहते, और रेवोल्यूशनरीज हैं जो सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं। अब क्योंकि सोसाइटी में इस वक्त क्या हो रहा है कि कंजर्वेटिव्स का जो है वो हाथ थोड़ा सा, मतलब रोल जो है वो थोड़ा सा इफेक्टिव दिख रहा है, उनकी एक्टिविटीज अभी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो रेवोल्यूशनरीज ने ऐसे में क्या किया? The revolutionaries during the years following 1815, the fear of repression कि उन्हें दबा दिया जाएगा, इस डर से वो लोग जो है अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को ओपनली नहीं किया, वो अंडरग्राउंड बेसिस पे चले गए। जैसे आपने देखा ना, सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो ही वॉज सेंट टू एग्जाइल फ्रॉम इंडिया, उन्हें बाहर भेज दिया गया था। तो कभी वो बर्मा में रहते थे और कभी कहीं और चले जाते थे, तो लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी एक्टिविटीज को जो है बंद नहीं किया, अंडरग्राउंड तरीके से वो अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू रखते थे। ऐसे ही आप यहाँ पर भी देखिए कि रेवोल्यूशनरीज भी छुप गए, अंडरग्राउंड हो गए, अपनी एक्टिविटीज को थोड़े टाइम के लिए कम कर दिया, लेकिन फिर अंडरग्राउंड उन्होंने कई सोसाइटीज को जो है फ्रेम किया। दे ड्रोव मेनी लिबरल्स नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप। अब जब ये अंडरग्राउंड थे तो इन्होंने गुप्त रूप से जहां जहां भी ये अलग अलग कंट्रीज में, मतलब रीजन्स में जाते थे, तो वहां पे ये लोगों को इकट्ठा करते थे और अपने ग्रुप्स में ऐड करने के लिए हर जगह पे सोसाइटीज क्रिएट करते थे। तो ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज जो हैं वो बहुत सारी बननी शुरू हो गई अलग अलग एरियाज में इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स, टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, ताकि हमारी जो विचारधारा है उसको आगे जो है बढ़ावा मिल सके। इसलिए जगह जगह पे सीक्रेट सोसाइटीज जो हैं वो बनानी शुरू कर दी। To be a revolutionary at this time meant a commitment to oppose the monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। और उस वक्त पे रेवोल्यूशनरी होने का मतलब था कि कंजर्वेटिव रिजीम के अगेंस्ट बोलना, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना, नेशनलिज्म की राह पे चलना, और जो उस वक्त कंजर्वेटिव रिजीम है उनके अगेंस्ट जाना, जो कि ऑब्वियसली गलत होना था उनके साथ, उनको सप्रेस किया जाना था। Most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as necessary part of this struggle for the freedom। और इन revolutionaries को कहीं ना कहीं ये लगता था कि नेशन स्टेट का बनना, नेशनलिज्म का आना जो है बहुत जरूरी है अगर आप कंट्री को चेंज करना चाहते हो, अगर आप रीजन्स को कंट्री में कन्वर्ट करना चाहते हो और लोगों को जो है लिबरेट करना चाहते हो, तो नेशनलिज्म का आना और नेशन स्टेट्स का बनना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? पहले हमने कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा कि वो क्या कर रहे थे, उन्होंने सोसाइटी में कैसे वापस अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और जब उनकी एक्टिविटीज स्ट्रांग थी तो रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे थे? रेवोल्यूशनरीज ने सीक्रेटली काम किया और सीक्रेट सोसाइटीज जो है बनाई। ऐसे ही एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे यूज़फ़ी मगजीनी, इन इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। इनके बारे में शॉर्ट नोट आपको आ सकता है 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी। तो अगर शॉर्ट नोट आया, आपने लिखना क्या है, वो पॉइंट्स यहाँ से नोट करना है। One such individual was Italian revolutionary, 1 मार्क क्वेश्चन, कहाँ के थे? इटली के थे, इटालियन रेवोल्यूशनरी यूज़फ़ी मगजीनी। Born in Genoa in 1807, कहाँ पैदा हुए? जिनोवा, इटली, और 1807। He became a member of secret society of कार्बोर्नी, अपने आप पहले इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की, कार्बोर्नी। As a young man of 24, he was sent into exile, इनको इनके देश से निकाल दिया गया at the age of 24। In 1831 for attempting a revolutionary in Liguriya, ऐसी ही एक रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस इन्होंने लिगेरिया में भी की, जिसकी वजह से he subsequently founded, और वहां पर इन्होंने he subsequently founded 2 more underground societies। First was Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bern। तो ये 2 जो है सोसाइटीज के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन सी सीक्रेट सोसाइटी जो है यूज़फ़ी मगजीनी ने एस्टैब्लिश की।
whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German. अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं जिनकी एक जैसी सोच है, जो एक ही आइडियोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, उन सब लोगों ने इन सोसाइटीज का को जो है ज्वाइन कर लिया. क्लियर? पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स. मगजीनी बिलीव्ड, ये सारे पॉइंट्स आपके मगजीनी के शॉर्ट नोट में आएंगे. इटालियन रेवोल्यूशनरी, ही वाज बोर्न इन जिनोवा, ही ज्वाइंड द कार्बनरी जो सोसाइटी थी. इन द एज ऑफ 24 ही क्रिएटेड हिमसेल्फ, ही क्रिएटेड 2 डिफरेंट सोसाइटीज जिनका नाम था यंग इटली एंड मर्साइल एंड द यूरोप इन बर्न. उसके बाद में जर्मन स्टेट्स. मगजीनी बिलीव्ड, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट इसका आएगा, दैट मगजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स and kingdom. It had to be forged into a single unified republic within wider alliance of nation. This unification alone could be the basis of Italian liberty. तो मगजीनी की ये सोच थी कि भगवान ने जिस तरीके से बनाया है ना, फ्रीडम के साथ सबको, उसी तरीके से हर इंसान को जो है फ्री रहना चाहिए, अपनी कंट्री के साथ एसोसिएटेड रहना चाहिए. और इटली को भी कहीं ना कहीं उनकी ये सोच थी कि इटली जो है पैच वर्क का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये रीजन वो रीजन वो रीजन और फिर एक बड़ा इटली. नहीं, एक कंट्री जो है इटली की होनी चाहिए जो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, तभी इटली को जो है प्रॉपर उसकी फ्रीडम मिल सकती है. It had to be okay. This unification alone could be the basis of Italian liberty. Following this model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland, and Poland. Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives. और कहीं ना कहीं जर्मनी में, फ्रांस में, पोलैंड में, अलग अलग जगहों पे जो है इस तरीके की सीक्रेट सोसाइटीज जो हैं वो डेवलप होने लगी, जैसी मगजीनी ने बनाई थी. और एक टाइम पे मगजीनी को जो कंजर्वेटिव रिजीम थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, वो मगजीनी को सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग गए थे. कंजर्वेटिव बिलीव दैट मेटरनिच ने डिस्क्राइब किया था दैट ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर. कि सोसाइटी का जो कंजर्वेटिव रिजीम का एस्टैब्लिश किया हुआ ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करने के लिए जो है मगजीनी आया है, एंड ही इज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोसाइटी. इज इट क्लियर? मेटरनिच वंस रिमार्क्ड, किसने कहा था और किसके बारे में कहा था? 1 मार्क क्वेश्चन. सो यू कैन सी हियर कि किस तरीके से मगजीनी जो है वो अपनी सीक्रेट सोसाइटीज में अलग अलग जगह पे लोगों को ग्रुप में इस तरह से इकट्ठे करके लाइक माइंडेड मीन्स कि जिनकी सोच आपकी जैसी ही होती है उन्हीं को आप कन्विंस कर पाओगे ना. जो आप नॉर्थ सोच रहे हो और वो साउथ सोच रहा है, तो ऐसे लोगों को तो कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्लियर? तो अपनी जैसी सोच के लोगों को ये इकट्ठा करते थे और फिर उनको एकजुट जो है सोसाइटीज में करना शुरू इन्होंने किया. नाउ वी हैव एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, एक्शंस ऑफ द रेवोल्यूशनरी. अब हमने क्या देखा अभी कि पीछे कंजर्वेटिव रिजीम बहुत स्ट्रांग होती चली जा रही है और बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने का मौका दिया गया है. फ्रांस में जितने चेंजेस लाए गए थे वो सब खत्म कर दिए हैं. नेपोलियन हार गया है. तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कंजर्वेटिव रिजीम जो है वो पावरफुल होती जा रही है. राइट? अभी क्या हुआ है, रेवोल्यूशनरीज चुप बैठे थे, लेकिन अब जो एज स्टार्ट हो रही है 1830 से 1848 से, वो दोबारा रेवोल्यूशनरीज जो है एक्टिव हो गए, इसलिए इसको एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज कहा जा रहा है. क्या किया यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज ने वो देखते हैं. The age of revolutions 1830-1848, as the conservative regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. कि जहां कंजर्वेटिव रिजीम जो है अपने आप को एस्टैब्लिश कर रही है, दोबारा से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, वही ये देखा जा रहा है
कि अलग अलग पार्ट्स में, जैसे पोलैंड की बात की गई, आयरलैंड, रोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर की बात की जा रही है, और जर्मन स्टेट्स की बात की जा रही है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि नेशनलिज्म की भावना जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है और जगह जगह पे रेवोल्यूशंस आकर होने शुरू हो गए हैं. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite. और यहाँ पे ये जो revolutions चलाए जा रहे हैं उनको चला रहे हैं elite, मीन्स जो हाई क्लास पीपल होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास जो हमने पीछे जिक्र किया था, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रेवोल्यूशंस को लाने में. तो कंजर्वेटिव रिजीम एस्टैब्लिश होने के बाद रेवोल्यूशनरीज को फिर से एक्टिव किया गया है, और यहाँ पे इस बार लिबरल नेशनलिस्ट्स हैं, लिबरल सोच वाले जो धीरे धीरे चेंजेस लाना चाहते हैं, लेकिन है वो भी नेशनलिस्ट ही, वो भी नेशनलिज्म ही एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. तो मिडिल क्लास यहाँ पे एलीट जो है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. अमंग whom were the professors such as school teachers, clerks and the members of the कमर्शियल मिडिल क्लास. मैंने आपको बताया था ना कि ट्रेडर्स भी थे, बिजनेसमैन भी थे, और उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, तो वो लोग पढ़ लिख भी गए. तो पढ़ लिख गए तो अच्छी जॉब्स कर रहे थे, तो समझ पा रहे थे कि बाय बीइंग ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ एक अधिकार है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता. The first upheaval took place in France in July 1830. The Bourbon king who had been, अब देखिए यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है आपका जो कंजर्वेटिव रिजीम के बाद में एक बार फिर से एस्टैब्लिश हुआ है, रेवोल्यूशनरीज जो हैं फिर से एक्टिव हुए हैं. तो यहाँ पे अब फर्स्ट अपहीवल, मतलब जो कंजर्वेटिव रिजीम अभी सेटल की थी उसके अगेंस्ट दोबारा से एक बार राइजिंग हुई है. तो first upheaval took place in France in July 1830. The Bourbon king, who had been restored to the power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal nationalists, revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. कि जो बर्बन डायनेस्टी को रीएस्टैब्लिश किया गया था कंजर्वेटिव रिजीम द्वारा, उसको इन्होंने फिर से उखाड़ के फेंक दिया है. और क्योंकि उन्होंने, कंजर्वेटिव रिजीम ने क्या किया था, उन्होंने कंप्लीट मोनार्की एस्टैब्लिश कर दी थी, लेकिन अब जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश की है कि मोनार्क रहे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगी. द पावर्स विल बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. मोनार्क ऑटोक्रेट नहीं रह सकता. तो एक बार फिर से बर्बन डायनेस्टी को जो है मोनार्कियल फॉर्म से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पर लेकर आया है. When France sneezes, Metternich once remarked, rest of the Europe catches cold. इसको आपने justification में आती है ये statement, आपको justify the statement, या फिर why Metternich remarked that when France sneezes, rest of the Europe catches cold. आपने देखा कि पहले कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ था, या फ्रेंच रेवोल्यूशन जब मतलब सक्सेसफुल हो गया था, उसके बाद पूरे यूरोप में ये नेशनलिज्म की भावना फैलने लगी थी. तो अब एक बार उसी तरीके से अभी देखिए, आप पहले बीच में आप देखिए कि कंजर्वेटिव रिजीम एस्टैब्लिश हुई फ्रांस में ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर, तो बाकी सारे में भी कंजर्वेटिव्स जो हैं एक्टिव हो गए, पूरे यूरोप में एक्टिव हो गए. अब एक बार फिर से क्योंकि कंजर्वेटिव रिजीम जो है वो खत्म कर दी गई है, खत्म नहीं मतलब फिर से वहां पे चेंज आया है, बर्बन डायनेस्टी को फिर से मोनार्क से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया है. तो मेटरनिच ने कहा कि जैसा फ्रांस में होता है वैसा पूरे यूरोप में होना शुरू हो जाता है. तो अब उसका रिजल्ट क्या रहा? जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसल. ब्रुसल में भी वही हुआ, बेल्जियम, विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम of the Netherlands, an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence, right? कि जिस तरीके से मिडिल क्लास, जो न्यू मिडिल क्लास रिजीम थी जो फ्रांस में एक्टिव हुई, और उन्होंने अपने आप को मतलब अपना जो बर्बन डायनेस्टी था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज करवा दिया, जागरूक किया लोगों को, उसी तरीके से आप देखेंगे कि यूरोप के दूसरे पार्ट में भी, ब्रुसल में, बेल्जियम में, और ब्रेकिंग अवे ऑफ यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम ऑफ नेदरलैंड,
यहाँ पर भी मिडिल क्लास जो है एक्टिव हो गई और कहीं ना कहीं जो कंजर्वेटिव रिजीम थे उनके अगेंस्ट एक मुहिम जो है वो होनी शुरू हो गई है। इसलिए मेटरनिच ने ये कहा कि जो भी फ्रांस में होता है वही सब कुछ और दूसरी जगहों पे भी होता है, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सबको भी जुकाम होना शुरू हो जाता है। क्लियर? Greece had been the part of Ottoman Empire since the 15th century. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparkled of a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821. तो ओटोमान एम्पायर जो है बहुत बड़ा रीजन था जिसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे रीजन्स आया करते थे, और इस ओटोमान एम्पायर को लीड करते थे इनके रिलीजियस गुरु जो थे खलीफा। जैसे आपने देखा ना क्रिश्चियनिटी में रिलीजियस गुरु हैं इनके पोप, तो उसी तरीके से मुस्लिम्स के जो इस्लामिक धर्म है, मुस्लिम्स जो रिलीजन है इनके भी रिलीजियस गुरु हैं जिनको कहा जाता है खलीफा, एंड ही वाज द एम्परर ऑफ द ओटोमान एम्पायर। और ओटोमान एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स से बनकर एक बड़ा एरिया, बड़ा एम्पायर बना हुआ था। और ग्रीक जो है, जो ग्रीस कंट्री है, वो ओटोमान एम्पायर का पार्ट था। पहले भी ग्रीक लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश जो है उनकी नाकामयाब साबित रही। और क्योंकि ग्रीक जो लोग थे वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता है, क्लियर, मेसोपोटामियम और क्या कहते हैं, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। कितनी ही इनका कल्चर, जो इनके ट्रेडिशनल वैल्यूज है वो अपने आप में बहुत रिच है, एक लेगेसी है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इनको लगता था कि जब हम इतने रिच हैं अपने कल्चर में, अपने ट्रेडिशंस में, आपके जो ग्रीक का जो सिविलाइजेशन है वो अपने आप में एक अलग ही हिस्ट्री में अपना नाम रखती है, तो हमें ओटोमान एम्पायर के अंडर क्यों रहना है। तो ग्रीक्स ने अपने आप को ओटोमान एम्पायर से अलग करने के लिए अपनी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है शुरू कर दी। Then nationalists in Greek got support from other Greeks living in exile and also from many Western Europeans who had sympathies for the ancient Greek culture. Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim empire. The English poet Lord Byron organized funds and later he went to fight in war, where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. तो जो ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई ना, इसमें जो जितने भी लोग जो ग्रीक पीपल थे लेकिन वो कहीं और रह रहे थे, ग्रीस को छोड़ के कहीं और रह रहे थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट को जो है बहुत लार्ज स्केल पे सपोर्ट किया। और सबको ये लगता था कि ग्रीक अपने आप में एक इतनी इंपॉर्टेंट सभ्यता है कि उसको किसी के अंडर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी खुद की एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन कर दी गई और ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। सो इसलिए कहा गया है कि जब फ्रांस छींकता है, फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जो है जुकाम हो जाता है, मतलब कि जो चेंज फ्रांस में आया वो पूरे यूरोप में आ जाता है। वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से पावर से हटा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश की गई। उसके देखा देखी हर जगह पे कंजर्वेटिव रिजीम के अगेंस्ट जो है रूल्स, वो लोग रेवोल्यूशनरीज जो है शुरू हो गए अपना काम करना, और अल्टीमेट उसका एंड ये हुआ कि ग्रीक जो है वो ओटोमान एम्पायर से अलग हो गया एंड ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आइडेंटिफाइड ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो ये आपका आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और व्हाट इज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्लियर?